चलिए ठीक है, मैं एक रिकैप में दे देता हूँ आप लोगों को। जो भी आप लोगों को भूले भटकी चीज़ें हैं वो याद हो जाएंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा डिटेल में जहाँ समझ में नहीं आएगा मुझे बता देना, क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोगों को आता है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसा लगे कि ये चीज़ अभी याद नहीं है, या जब पढ़ी थी तो भूल गई, या जब पढ़ा था तो समझ में नहीं आया उतने अच्छे से, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, चैट बॉक्स में, मैं उस चीज़ को दोबारा एम्फेसाइज करके अच्छे से पढ़ा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुलम्स लॉ क्या होता है? जैसा कि हमने पढ़ा था कुलम्स लॉ, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना दो चार्जेस के बीच में, उसको कुलम साहब ने डिक्लेयर किया था, और तब से इसको हम लोग कुलम्स लॉ कहते हैं। अगर लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन पे आए तो ये कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। हाईलाइट कर देता हूं मैं इस चीज को, क्या है ये? स्टैटिक इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस, इसमें तीन वर्ड है, एक तो स्टैटिक, एक है पॉइंट, और एक चार्जेस। तो चलो ठीक है, नॉर्मल वर्ड है, इस पे आगे डिस्कस करते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, inversely proportional to the square of the distance between them, and acts along the straight line joining the two charges। तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट। सेकंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड थर्ड स्टेटमेंट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। चलो एक एक करके चीजों को देखते हैं। सबसे पहला स्टैटिक मतलब क्या है कि आपका जो चार्जेस है वो रेस्ट पे होना चाहिए। पॉइंट मतलब क्या है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बहुत स्मॉल चार्ज होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चार्ज आप लोग लेकर के आ गए हैं। सपोज कीजिए 1000 कुलम्स का, ऐसा कोई चार्ज नहीं ला सकते हैं आप। तो ये दो चीज है, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट लाइन के अंडरस्टैंडिंग से दो चार्ज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक चार्ज, और ये हो गया मेरा दूसरा चार्ज, ठीक है। अभी के लिए मैं इस पे प्लस और माइनस चार्ज लेकर के चल रहा हूं। चलिए, ये मेरे पास दो चार्ज हो गए। अब है इनके बीच का जो फोर्स है, इन चार्जेस के बीच का जो फोर्स, ऑफ कोर्स अब दो चार्ज हैं, तो अगर मैं इसको Q1 कहता हूँ, चलो ये हटा लेते हैं, अ, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम लेकर के चलते हैं इसकी। हाँ, तो इसको मैं नाम देता हूँ ना Q1, और इसको मैं नाम देता हूँ Q2। अब क्या होगा कि जो Q1 है वो Q2 पे एक फोर्स लगा रहा होगा, और जो Q2 है वो Q1 पे एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसको इधर पुश कर रहा होगा, और ये वाला इसको, सॉरी, ये इसको इधर पुल कर रहा होगा अपनी तरफ, और ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। अब Q2 पे जो Q1 की वजह से फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग F1 नाम देंगे, और जो Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स लगता है उसको हम लोग F2 नाम देंगे। बाय द वे F1 और F2 दोनों ही बराबर होते हैं आपके मैग्नीट्यूड में, बस क्या अंतर है? डायरेक्शन आपका, डायरेक्शन इज इक्वल टू डिफरेंट, ठीक है, डायरेक्शन आपकी डिफरेंट है इस केस में। अब आते हैं हमारे कंडीशंस पे। कंडीशन क्या कहती है? पहला, कि जो चार्जेस हैं वो, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो ये आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपकी कंडीशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं एक डिक्लेयर कर देता हूं कि इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। और तीसरा, ये जो डायरेक्शन है ना, वो स्ट्रेट लाइन अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट चार्जेस को एक ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट 1 और ये जो स्टेटमेंट 2 मिला है, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला करके मैं क्या लिख सकता हूँ? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट को हटा करके F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे K आपका कुलम्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। चलिए, यही चीज को आगे यहाँ कंटिन्यू किया गया है। कंसिडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, यहाँ पे Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर किया गया है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, दोनों के बीच का एक डिस्टेंस r है। लेट F बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, F इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कुलम्स लॉ क्या कहता है?
एक स्टेटमेंट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दो आपके पास स्टेटमेंट आ जाते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास और होता है क्या, या तो दोनों चार्जेस सेम होंगे, यानी कि या तो प्लस प्लस या माइनस होंगे, या अपोजिट इन नेचर होंगे, एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस। अब ये दो केसेस क्यों बने, तो जो सिमिलर चार्जेस होते हैं हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जो आपका सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो आपके अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन है या माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या कर रहा होगा, ये रिपेल करेगा। और अगर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है या माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन तो ये क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने दो कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब देखो Q1 और Q2 दोनों प्लस चार्जेस यानी कि रिपेल करेंगे। Q1 Q2 को अपने से दूर भगाना चाहेगा और Q2 Q1 को अपने से दूर भगाना चाहेगा। तो Q2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, F, जो कि क्या है 1/2, फोर्स बाई 1/2। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फोर्स बाई 1/2। सिमिलरली Q1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये इसको अपने से दूर भगाना चाहेगा, तो फोर्स बाई 2/1। ठीक है, तो फोर्स बाई 2/1। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण। अगर इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे तो दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक अट्रैक्शन होगा, तो Q1 Q2 को अपने तरफ खींचेगा और Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। और ये कॉन्सेप्ट वही सेम रह जाएगा, फोर्स बाई 1/2 और फोर्स बाई 2/1। ठीक है, चलो के Q1 Q2/r² आ गया। के की एक वैल्यू हमने जनरेट कर ली 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की एक और फॉर्मूला होती है जो कि क्या होती है, के इज इक्वल टू 1/4πε0। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये फटाफट दोनों को ही मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने याद कराई थी उस टाइम, देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। और के को हम लोग क्या कहते हैं, कुलम्स कांस्टेंट। ठीक है, और के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। कुलम्स लॉ के बेसिक डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं बेटा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फटाफट बताइए। क्लियर सर लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखे जल्दी कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में। नहीं याद है ना, एकदम ऑनेस्टली बताओ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भूल गए हो ना। मालिनी, दीपिका, सच सच बताइए बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भूल गए ना आप लोग। भूल गए यस कोई बात नहीं बेटा, मैं एग्जाम के पहले आई विल ट्राई कि मैं आपको एक फॉर्मूले की बुकलेट दे दूं, और बाकी आई होप कि एग्जामिनेशन में भी आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है काफी क्वेश्चंस में, बट टू बी सेफ साइडेड आप लोग याद करके जाइएगा। खैर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। निराश होने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, याद कर लीजिएगा। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक चैप्टर वाइज माइंड मैप्स या फिर फॉर्मूले की शीट प्रोवाइड करा दूं एग्जामिनेशन के पहले, ताकि आप लोग उस चीज को याद करके रख सकें। ठीक है, चलिए, इस रिवीजन लेक्चर सीरीज का यही फायदा हो रहा है आप लोगों के लिए कि जहां जहां नहीं याद है ये सारी कमियां एक बार दिख जाएंगी, तो टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज ऑल दीज थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस चीज को तो हमने कहाँ नहीं यूज किया, हर जगह ही इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज किया है। अब तक तो चीजें रटा गई होंगी आप लोगों को, लेट्स रिकैप इट। Coulomb's force is a two-body interaction, implying that electrical force between two point charges is independent of presence or absence of other charges
and so the principle of superposition is valid, that is force on a charged particle due to a number of point charges is the resultant of forces due to individual point charges. इतनी सारी राम कहानी का मतलब क्या है, सिंपल से भाषा में समझिए। अगर ये मालिनी है, ये दीपिका है, ठीक है, और ये समझ लो जुवेरिया है, ठीक। अब मालिनी और जुवेरिया आपस में दोस्त हैं, दीपिका और मालिनी भी आपस में दोस्त हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर जुवेरिया मालिनी की दोस्त है तो मालिनी दीपिका से दोस्ती अपनी कम कर लेगी, या अगर दीपिका दोस्त है तो जुवेरिया अपनी दोस्ती कम कर लेगी? नहीं ना, दोनों अपने अपने इंडिविजुअल है। ये रिलेशनशिप जो इन दोनों के बीच में है वो एक डिफरेंट है, और जो इन दोनों के बीच में वो डिफरेंट है। तो मालिनी हमेशा अपनी दोस्त की काउंट कितनी बताएगी कि मेरे पास दो दोस्त हैं, एक दीपिका एक जुवेरिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन यही कहता है कि जब नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल होते हैं ना, तो किसी दो चार्ज के बीच में क्या बॉन्ड है, क्या फोर्स लग रहा है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से। तो मालिनी और दीपिका जो बॉन्ड आपस में शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उस दीपिका जुवेरिया की प्रेजेंस से। सिमिलरली मालिनी और जुवेरिया जो आपस में बॉन्ड शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है दीपिका की प्रेजेंस से। तो अगर मैं इसको चार्जेस के टर्म्स में समझूं, तो सपोज कीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है Q1 यहाँ पे, एक चार्ज है Q2 यहाँ पे, और एक चार्ज है Q3 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, Q1 और Q2 के बीच एक फोर्स लग रही होगी, Q1 और Q3 के बीच भी एक फोर्स लग रही होगी, और Q2 और Q3 के बीच भी एक फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अगर मैं बात करूं कि Q3 पे नेट फोर्स कितना होगा, तो Q3 पे नेट फोर्स कितना होगा, F नेट ऑन Q3 कितना होगा, जो Q1 Q3 के बीच फोर्स लग रहा है, यानी कि K Q1 Q3, सपोज करो तीनों ही डिस्टेंस मेरे R है, अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q2 Q3, K Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि बात घुमा फिरा के क्या आ गई कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है और जो इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है किसी तीसरे की प्रेजेंस से, और जो Q3 पे टोटल फोर्स लग रहा है वो इन दोनों फोर्स का क्या है, वेक्टर समेशन है। तो अगर मैं इस फोर्स को नाम देता हूं F1, इसको नाम देता हूं F2, और इसको नाम देता हूं F3, तो Q3 पे जो नेट फोर्स लग रहा है F नेट, वो कितना हो जाएगा आपका, वेक्टर समेशन ऑफ F1 प्लस वेक्टर समेशन ऑफ F2। यही आपका कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कोई डाउट नहीं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में? बताओ बेटा। मालिनी कोई डाउट है बेटा? मालिनी कोई डाउट है? सर भाई मिस्टेक हो गया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक ना? क्लियर है सबको? चलो बढ़िया, कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करेगा हमारे मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम में। जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि मेरे पास तीन चार्जेस है Q1 Q2 Q3, तो क्या होगा, मान लो अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्या होगा, Q3 को खींच रहा होगा Q1, Q3 को Q2 भी खींच रहा होगा, Q2 को Q1 भी खींच रहा होगा, तो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, कोई भी चार्ज स्टेबल नहीं रहेगा, सब कोई मूव कर रहे होंगे इधर उधर कहीं ना कहीं ड्यू टू द फोर्स ऑफ वन और अनदर, ठीक है। पर अगर मुझे एक इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश करनी, ऐसी स्टेट कि मैं Q1 और Q2 के बीच में Q3 को किसी ऐसी जगह रखूं कि उस पर कोई असर ही ना पड़े, उसका जो नेट फोर्स है ना वो जीरो हो जाए। अब ये कैसे अचीव होगा, तो देखो, इन इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। हर एक चार्ज पार्टिकल पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो जीरो होता है, उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम का स्टेट है। द इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कोलम्बियन फोर्स अलोन कैन नेवर बी स्टेबल, ठीक है। तो
जो इक्विलिब्रियम है चार्ज पार्टिकल का, वो कोलंबियन फोर्स के अलोन से कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता है। अब इसको स्टेबल कैसे करेंगे, देखो मैंने दो चार्जेस सबसे पहले लिए, Q1 और Q2, ठीक है। अब Q1 और Q2 के बीच में मुझे इस छोटू वाले Q को एक ऐसी जगह रखना है जहां पे ये डिस्प्लेस ना हो, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे रख लूंगा Q को, तो क्या होगा कि कहीं इधर भाग रहा होगा, कहीं इधर भाग रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे रख लूंगा तो भी कहीं इधर कहीं भाग रहा होगा। मुझे एक ऐसी प्रॉपर जगह रखनी है जहां पे वो डिस्प्लेस ही ना हो। तो ये चीज को मैं अचीव कैसे करूंगा, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन लगाना है इसके लिए। क्या, ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है, यहाँ पे मैंने रख दिया बीच में Q को। अब Q पे मेरे पास दो फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। एक कौन सा फोर्स होगा, Q1 और Q के बीच वाला, एक Q2 और Q के बीच वाला, ठीक है। और मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो आपका Q1 है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, जो Q2 है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो Q है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है। अब देखो F1 जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन का F1 वो कितना होगा, Q पे F1 कितना लग रहा होगा, तो K Q3, सॉरी Q1 है ये, माय मिस्टेक, अपनी ही राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई मुझे। यस, तो Q1 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q अपॉन, अब R क्या लेंगे, तो इनिशियली मैंने कहा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और मुझे डिस्टेंस ही तो पता करनी है कि कहाँ पे Q को रखूं, तो मैं किसी रैंडम X डिस्टेंस पर Q को रखा है अभी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं F2 का बात करूं जो Q और Q2 के बीच का इंटरेक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा, K Q2 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस R है और ये X है, तो ये कितना हो जाएगा R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा है, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्यू पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि अगली कंडीशन क्या होगी, F1 इज इक्वल टू F2 सब मेरा सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि के Q1 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, के Q2 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। यहां से के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या बच रहा है इक्वेशन में, Q1 इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन से मैं आराम से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है, एक्स की वैल्यू आती है √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू आर। यानी कि जब मैं इस डिस्टेंस पर डालूंगा Q को, तो क्या होगा कि मेरा एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा। अब इस चीज को मैं टेस्ट कैसे करूंगा, तो सपोज करो मैंने Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू दोनों को बराबर कर दिया किसी एक तीसरे क्वांटिटी के m के बराबर, ठीक है। m के बराबर मैं कर देता हूं, या स्मॉल Q1 के बराबर कर देता हूँ, m से कंफ्यूजन होगा, स्मॉल Q1 के बराबर कर देता हूँ, या चलो Q के बराबर कर देता हूँ, ठीक है, ये बेटर रहेगा, Q के बराबर कर दिया मैंने। अब जब Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू बराबर है, तो उस केस में हम जानते हैं कि छोटे वाले Q को कहाँ रखना होगा हम लोगों को, एग्जैक्टली सेंटर पे। यानी कि अगर मैं ये कंडीशन लगाऊंगा तो मेरी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, R/2 आनी चाहिए। अगर मेरी x की वैल्यू R/2 आ गई तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ये फॉर्मूला वैलिड है। तो फॉर्मूले में आप वैल्यू डालते हैं, देखो Q1 की जगह मैं क्या डालूंगा, Q, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √Q अपॉन √Q प्लस √Q इंटू आर। अब ये क्या हो जाएगा, √Q अपॉन Q प्लस Q √2 इंटू √Q इंटू आर। यहाँ से ये गया गया, x की वैल्यू क्या आ गई, R/2। यानी कि जब दो सिमिलर चार्जेस हैं तो मुझे एग्जैक्टली सेंटर पे डालना होगा छोटे वाली Q को, तभी वो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रहा होगा। तो ये फॉर्मूले से मैंने उस चीज को प्रूव भी कर दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यही था आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना, कि जो तीसरा वाला चार्ज है उसको किस जगह पे डालूं कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए मेरा। मालिनी आपको भी क्लियर है बेटा।
चलो बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे इक्विलिब्रियम कहाँ स्टैब्लिश होगा, तो ये हम लोग जानते हैं कि जब भी आपका कोई सिमेट्रिकल फिगर्स होता है ना, जब भी हम बात कर रहे होंगे सिमेट्री की, अगर किसी भी चीज में एक सिमेट्री बन रही है तो उस पर नेट इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स इज जीरो एट सेंटर। सेंटर पे नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे कि अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले रहा हूं, इसकी सिमेट्री कैसे बन रही होगी, यहाँ पे और यहाँ पे जो चार्जेस हैं तीनों कॉर्नर पे, वो चार्जेस सेम है, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी तीनों सेम है। तो इसका जो सेंट्रॉइड है ना, ये मिड वाला पॉइंट, यहाँ पर जब मैं एक चौथे चार्ज को ला करके रखूंगा तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। सिमिलरली अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, इसके इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन चारों पॉइंट पे मैं चार्ज को सेम रखता हूँ, क्यू 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 और क्यू, तो इसके सेंटर पे, हाँ एक और चीज, इसका सबका साइड ए है, ठीक है, सबके साइड्स ए होंगे। तो जो सेंटर पे मैं चार्ज रखूंगा ना इसके, एक और पांचवा क्यू, वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा, उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो यही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वैल्यू ऑफ क्यू एट सेंटर फॉर विच सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्यू की वैल्यू सेंटर पे होगी जिसकी वजह से वो एक इक्विलिब्रियम में जाएगा। अच्छा, क्यू की एक तो हो गई कि वैल्यू सेंटर पे होनी चाहिए डिस्टेंस के टर्म्स में। अब क्यू की वैल्यू बाकी चार्जेस के टर्म्स में कितनी होनी चाहिए, वो भी यहां पे पता कर सकते हैं हम लोग। कैसे कि इसका और इसका इंटरेक्शन निकालेंगे, इसका और इसका इंटरेक्शन निकालेंगे, और इसका और इसका इंटरेक्शन निकालेंगे। तीनों वेक्टर्स को जब हम लोग रिजोल्व करेंगे तो जो बीच में कैपिटल क्यू लेके आए हैं ना, उसकी वैल्यू माइनस क्यू बाई थ्री होनी चाहिए। क्यू क्या है यहाँ पे आपका, जो सेंटर पे चार्ज अवेलेबल है, यानी कि जो सेंटर पे चार्ज अवेलेबल है उसका माइनस वन बाई रूट थ्री टाइम्स होगा, जो बीच के, सॉरी, जो कॉर्नर पे चार्ज अवेलेबल है उसके माइनस वन बाई रूट थ्री टाइम्स होगा जो बीच में चार्ज अवेलेबल है। तभी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो चार्ज सेंटर पे होगा और माइनस क्यू बाई रूट थ्री का मैग्नीट्यूड रख रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक स्क्वायर की बात करेंगे तो चार्ज सेंटर पे हमारा होगा इक्विलिब्रियम पे, और चार्ज की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस क्यू टू रूट टू प्लस वन बाई फोर। ये कहां से आया, तो आप ये चारों इंटरेक्शन को निकालेंगे और कैंसिल आउट करेंगे। कैसे, इसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच का, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा, और इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा। जब ये कैंसिल आउट वाली सिचुएशन बनेगी तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये करके भी दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो, एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्क्वायर वाला ही लेते हैं, डिफिकल्ट दिख रहा है थोड़ा सा। देखो, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू है। बीच में मैंने, एक मुझे बताया कि सेंटर पे रखना है, तो मैंने सेंटर पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया। अब मुझे बताना है कि इस कैपिटल क्यू चार्ज की मैं वैल्यू कितनी रखूंगा कि ये इक्विलिब्रियम को अचीव कर जाए। सारे साइड के स्टेट कितने हैं, ए और ए। अब देखो, सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है, क्यू का नहीं पता है, पर ये जो छोटे वाले क्यू है वो सारे पॉजिटिव है। तो ये क्या कर रहा होगा, ये सपोज करो इसको इधर पुश कर रहा होगा, ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि Q एक पॉजिटिव वैल्यू है, आप चाहे तो उसको नेगेटिव भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आखिरी में आंसर से पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैं अभी Q को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये इसको इधर रिपेल करके पुश करेगा। सिमिलरली ये Q और ये Q पॉजिटिव, तो ये इसको यहाँ रिपेल करके भेजेगा। ये Q और ये Q है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, और ये Q है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब ये सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, ये चारों ही चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रहे हैं, चारों ही चार्जेस खत्म हो जा रहे हैं एकदम से, ठीक है। तो इसलिए जो कैपिटल क्यू है वो सेंटर पे रह करके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को बनाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अगर सर्कल हो, सिमिलरली अगर आपका कल को आपको दे दिया जाए एक
अगर हम रोम्बस की बात करें, एक रोम्बस दे दिया जाए, जितने भी सिमेट्रिकल फिगर्स हैं वो आपको दिए जाएंगे, सबका सेंटर पे ही आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा, और सबके लिए चार्ज की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं। कुलम्स लॉ आगे कुछ कंटिन्यू करवाएंगे हम लोग। कुलम्स लॉ तो खत्म हो गया, फील्ड लाइंस और फील्ड की प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ चीजें देखेंगे, कुछ टफ पार्ट थे वहां पर भी, वहां पे कोई डाउट हो तो बताना। और धीरे धीरे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि आप लोग की तैयारी भी कितनी अच्छी है, कहाँ कहाँ कमी रह गई है। तो डिसहार्टन नहीं होना है कि ये चीजें याद नहीं है, ये चीजें याद नहीं है, उस चीज को से सीख लेकर के इम्प्रूव करनी है कि अच्छा मुझे ये चीज नहीं पता थी, अच्छा एक बार रिवीजन हो गया है, तो डिसहार्टन नहीं होना है, इम्प्रूव करना है उस चीज से। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।